सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल शिक्षक साथियों। और जैसे आपको सभी को पता है कि जो छत्तीसगढ़ व्याख्याता रसायन के लिए जो सीरीज हमने शुरू किया है, उसमें हम जो पिछली वीडियो में बात किया था, जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात किया था, और इससे पहले मैं रेडॉक्स अभिक्रिया जो आपका अपचयन और उपचयन जो अभिक्रिया है इसके बारे में जो बात कर रहा था, उसमें आज हम लेक्चर नंबर 5 देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। आज हम कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके लिए, और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको भी हम इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट को लेके कौन कौन से टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन ईच केस व्हेन KMnO4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब KMnO4 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम किया जाता है, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लॉस करता है। सबसे पहले आपके पास है MnO2, Mn2 प्लस, MnOH3 और आपका MnO4 माइनस। इन सब में अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो MnO4 में आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। ठीक है, +4। इसमें आपका इसमें 5 इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। इसमें आपका चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 टू जा 6 और 6 माइनस 3 +1, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए पूरा सॉल्व करके दिया हमें, देखो KMnO4 में +3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ये MnO2 केस में। Mn2 प्लस में होता है D5 और S2, तो ये अगर ये +2 में चला जाता है तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए। उसी तरीके से यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 3541, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ देखिए MnOH में कितना हो जाएगा आपका, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन क्यों क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है KMnO4 से जब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। और इसमें क्या हो जाएगा, MnO4 माइनस में कितना हो जाएगा, ये आपका +1 इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है क्रोमियम का पोटेशियम डाइक्रोमेट में। आपको मैं किया भी हूँ, कराया भी हूँ। K2Cr2O7 के जब आप निकालेंगे तो क्रोमियम का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। अब एक बार चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, +6 आता है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद आपका आता है क्लोरीन का हाइपोक्लोरस एसिड में। ये भी बहुत सिंपल है, HClO में आप जब निकालेंगे तो क्लोरीन का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। आप निकाल के देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करिए, आप सॉल्यूशन भी दे दिया हूं मैं, एक बार अपने से निकालिए। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन को देखिए कि +1 कैसे आता है क्लोरीन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, K2Cr2O7 और CrO5 में, दोनों में आपको बताया था K2Cr2O7 में तो +6 आता ही आता है, तो +6 ऑप्शन में देखिए। उसके बाद CrO5 में आपको बताया था ऐसे क्रोमियम का स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है क्रोमियम का। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, बाकी तो आपका -2 रहता है, -1 या -2 रहता है। तो -2 वाले में आपका पूरा टोटल आंसर कितना हो जाएगा, एवरेज ऑक्सीडेशन निकालेंगे तो +6 ऑक्सीडेशन होता है CrO5 में। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और CrO5 दोनों के लिए आपका क्या हो जाएगा, +6 ऑक्सीडेशन रेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चेक करते हैं आपका, हाँ ये क्वेश्चन आपका आया था, जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बना हुआ है, यानी कि जो आया हुआ है आपके सिलेबस में। जब जिंक धातु को मैग्नीशियम नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट वाले जलीय विलयन में डाला जाता है, जब जिंक धातु को मैग्नीशियम नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट वाले जलीय विलयन में डाला जाता है, तो अब क्या होता है, जिंक का ऑक्सीकरण होता है, मैग्नीज 2 प्लस का अपचयन होता है, सिल्वर प्लस का अपचयन होता है और कोई अभिक्रिया नहीं होती। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों ऑप्शन में चेक करना है कि क्या होता हो। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा स्टेप 1 ये है कि रिएक्टिविटी सीरीज चेक करना है कि मैग्नीशियम और जिंक और सिल्वर में कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो हमको इस सीरीज से पता चलता है कि मैग्नीज ज्यादा रिएक्टिव है। और हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो इस विस्थापन रिएक्शन में भी पढ़े हैं कि जो अधिक रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करता है। तो जब मैं जिंक के साथ मैग्नीशियम नाइट्रेट का रिएक्शन कराऊंगा MgNO3 2 प्लस का 2 का, तो ये मैग्नीज को रिप्लेस कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है। इसलिए जिंक जब इसको रिप्लेस नहीं करेगा तो यहाँ कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो पहला ऑप्शन में आपका दिया है जिंक का ऑक्सीकरण होता है, जिंक का ऑक्सीकरण होता है। तो बिल्कुल जिंक का ऑक्सीकरण हो सकता है, कौन से केस में, जब ये जिंक जो है अपने से लेस रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, सिल्वर नाइट्रेट के साथ करेगा, तो NO3 जब इसके साथ रिएक्शन करेगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, जिंक नाइट्रेट बना लेगा, जिंक नाइट्रेट बना लेगा, ये हो जाएगा जिंक NO3 ट्वाइस, और सिल्वर हो जाएगा आपका रिड्यूस। तो सिंस जिंक इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर,
तो जिंक डिस्प्लेस करेगा सिल्वर आयन को और ये एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहला ऑप्शन सही है आपका, जिंक ऑक्सीकरण होता है, जिंक ऑक्सीकरण होता है। उसके बाद दूसरी बात, ये देखिए जिंक का ऑक्सीकरण होता है, स्टेप 3 में हमने चेक कर लिया ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस में। फिर सिमिलरली सिल्वर प्लस जो है रिड्यूस होगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा जिंक, उसको सिल्वर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और ये प्लस से कहाँ चला जाएगा, जीरो में चला जाएगा। और जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है, मैं आपको बताया था ऑक्सीडेशन नंबर अगर कम होता है तो कम किस में होगा, वो रिडक्शन में होता है, कम किस में होता है, रिडक्शन में। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन चेक कर लीजिए, जिंक इज ऑक्सीडाइज, ट्रू। मैग्नीशियम इज रिड्यूस, गलत, फॉल्स है। और आपका सिल्वर प्लस इज रिड्यूस, ये बिल्कुल सही है। और नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये आपका गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए एंड सी, दो ऑप्शन सही है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, ये मैं अपने अलग से कहीं से नहीं लाया हूँ। आपके प्रीवियस ईयर में 2019 में जब शिक्षक भर्ती हुआ था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको, जाके आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, या क्वेश्चन पेपर मैं आपको ग्रुप में दे भी दूंगा, वहां से आप इसको निकाल सकते हैं कि जिंक का ऑक्सीकरण हुआ है और सिल्वर का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड सी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आपको सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन हो सकता है आपको अगर नहीं पढ़ाई किए हैं तो ये आप ऑप्शन गलत लगा के आ सकते हैं। ठीक है, और भर्ती शिक्षक जब भर्ती होता है या एग्जाम होता है, तो एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, आप उसको ध्यान से डालिएगा, ध्यान से गोला भरिएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट ऑप्शन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइब्रोमो ऑक्साइड। इसमें जब देखेंगे आप, ठीक है, तो ब्रोमीन का स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, 3 ब्रोमीन रहता है और इसमें 6 ऑक्सीजन, 3 ऊपर और आपका 3 नीचे, इस तरीके से ऑक्सीजन रहता है, ये ऐसा। तो आपका ये स्ट्रक्चर कौन सा में देख लीजिए आप, मैं आपको बताया हूँ स्ट्रक्चर, ये आपका तीसरा, ये आपका 2 स्ट्रक्चर में, ये वाले में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बिकॉज आपको मैं बताया था कि ऐसा जब स्ट्रक्चर होता है तो ये वाला जो कॉर्नर के जो ब्रोमीन है वो +6 में होते हैं, और ये जो बीच वाले होते हैं वो +4 में होते हैं। तो अभी ये क्वेश्चन पूछा गया है किसी एग्जाम में, हो सकता है इसमें आपका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ दे, आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6 +6 +4। तो ये दिमाग में रखिए, याद करना है इसको, याद समझना है कि जो ट्राइब्रोमो ऑक्साइड होता है वो ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर नेक्स्ट है K2O, K2O2 और KO2, इन तीनों में आपका ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है। तो याद रखिए पोटेशियम का तीनों में +1 +1 +1 होता है, आप निकाल के देख सकते हैं, K2O, K2O2 और आपका KO2। ये तो पेरोक्साइड बॉन्ड है, पोटेशियम पेरोक्साइड है, तो यहाँ पे +1 होगा ही आपका। ठीक है, क्या, क्योंकि ये हाइड्रोजन केस में रहता है तो -1 होता है, बाकी ये पोटेशियम है तो आपका +1 है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एलिमेंट कैन हैव ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +4 टू +6। +4 से +6 कौन सा जा सकता है, तो +4 से +6 जाना के लिए उसके पास स्टेबिलिटी होना चाहिए। जैसे आयरन के केस में हम देखते हैं तो हमारा होता है D6S2, मैग्नीशियम का होता है S2, क्रोमियम का हम देखेंगे तो होता है D4 और आपका S2, और कोबाल्ट का होता है D7 और S2। तो ये चारों को जब चेक करेंगे तो ये तो आपका +2 में जाएगा, ये आपका +2 से +6 भी जा सकता है, या प्लस, ठीक है, +2 जा सकता है। लेकिन क्रोमियम जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जाता है, और यहाँ से +6 तक जा सकता है, क्योंकि जब दोनों में इसका देखिए +4 और 2 में, तो क्रोमियम अपना पूरा ऑर्बिटल खाली कर देता है। ठीक है, क्रोमियम जो है +6 तक जा सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन है आपका क्रोमियम इज द राइट आंसर, क्रोमियम इज द राइट आंसर, जो +4 से +6 जा सकता है। ठीक है, फिर है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन फंक्शन बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। इन दोनों, इन ऑप्शन में ऐसा कौन सा प्रजाति है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है। तो इसमें ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर है, ClO-। ClO- को आप चेक करेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आता है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है। जैसे आप यहाँ देखिए मैग्नीज के केस में +7 है, सो कांट लूज इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे देखिए जो ClO4- है, इसमें भी ये कांट लूज इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं हो सकते हैं, और ये मतलब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ClO जो माइनस है, ये आपका जो ClO- है, ये आपका
ऑक्सीडाइजिंग भी हो सकता है और आपका रिड्यूसिंग भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका एसिडिक मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन क्या ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंजेस आता है, तो इसके बारे में जब देखोगे तो इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से ये आता है चेंजेस, +6 से आपका 3 यूनिट से ये चेंजेस होता है आपका एसिडिक मीडियम में, ठीक है। CrO7 2 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन जब ये आपका एसिडिक मीडियम में लेगा तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है, यानी कि +3 से इसका चेंजेस होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस सल्फेट और आपका क्रोमियम में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। फास्फोरस PO4 फास्फेट 3 माइनस में फास्फोरस निकालना है, और HO4 2 माइनस में आप चेक करेंगे तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, और क्रोमियम में तो यहाँ पे देखिए फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आप चेक देखिए यहाँ पे क्या होगा, X और -3 ये हो जाएगा, टोटल अगर निकालेंगे तो -3 इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। इस पूरे इक्वेशन में ये -3 जो आपका ऊपर लगा हुआ है वो किधर चला जाएगा, आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा, और जब पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +5। सल्फर का होता है सल्फेट में +6, और क्रोमियम का होता है +6, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा +5 +6 और आपका +6। कौन सा ऑप्शन है चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, +5 +6 और आपका +6, ठीक है, चेक कर सकते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन बेरियम H2PO2 ट्वाइस। आपको दिया हुआ है बेरियम H2PO2 ट्वाइस, तो बेरियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हमको पता है कितना होता है, +2, क्योंकि कौन सीरीज में आता है, ये आता है आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और आपका रेडियम। तो ये वाले जो सीरीज होते हैं इसमें सब में क्या होता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो बेरियम वाले सीरीज में या बेरिलियम वाले जो सीरीज है उसमें आपका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2, तो इसका हो जाएगा कितना, ये यहाँ देखिए 2 + 4, 4 कहाँ से आया, 2 हाइड्रोजन से, ये आपका H2 और ये बाहर में जो 2 लगा है, तो टोटल 4 हाइड्रोजन हुआ। एक हाइड्रोजन का होता है +1 और 2x, 2 फास्फोरस है यहाँ पे, 2x और +4, +4 कहाँ से आया, 4 ऑक्सीजन का आपका 4 हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो यहाँ पे -2। जब टोटल इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + 4 + 2 + x -8 इज इक्वल 0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8, 4 2 8 और 8 - 8 हो जाएगा आपका, नहीं 4 2 6, 6 - 8 हो जाएगा, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू हो जाएगा आंसर 1। तो इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है आपका, +1, ठीक है। +1 वाला आपके पास एक ही ऑप्शन है, देखिए +1, और इसका होता है जिनॉन का कितना होता है, +8। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, सोडियम का होता है +1, तो +1 और कितने सोडियम है, तो 4, उसके बाद हो जाएगा x, हमको नहीं पता, जिसका नहीं पता उसको x लेते हैं, और -2 होता है एक ऑक्सीजन का, तो 6 ऑक्सीजन है, तो हो जाएगा 6 दूनी 12, और ये हो जाएगा 4 अब एक 4 एकम 4, तो 4 + x - 12, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 - 4 इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 8। तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, प्लस, किसमें, जीनॉन के केस में। और हमको ये भी पता है जीनॉन जो है 18 ग्रुप का मेंबर है, आपका 18 वाले में आता है, ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और आपका रेडॉन। तो जीनॉन जो है 18 ग्रुप वाला है, और 18 वाले में अधिकतम ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +8 जा सकता है। तो नो डाउट जीनॉन इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +8 हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है इन चारों में से, तो चेक करिए। सबसे पहला स्टेटमेंट है ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, अ सब्सटेंस विच डिक्रीजेस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अदर सब्सटेंस इज केमिकल रिएक्शन इज रिड्यूसिंग एजेंट। सही बात है भाई, रिड्यूसिंग एजेंट ही दूसरे ऑक्सीडेशन नंबर को कम करता है। तो कोई ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में किसी अन्य पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को घटाता है तो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। सही बात है, दो ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, ऑक्सीकारक वह पदार्थ है जो किसी ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ाते, बिल्कुल गलत बात। ऑक्सीकारक कभी भी सामने वाले का ऑक्सीकरण संख्या को कम करता है, बढ़ाता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग आंसर। और ये जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वह पदार्थ है
जो एक या अधिक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। बिल्कुल दे सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तभी तो वो दूसरे को रिड्यूस करेगा या उस दूसरे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करेगा, कम करेगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है। आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन दे सकते हैं और उस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़ के ही टिक लगाना, क्योंकि एक बार आपने गलती से गोला लगा दिया, चेंज नहीं हो सकता भाई। और ये एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जॉब के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ध्यान से सुनिए, रेडॉक्स रिएक्शन का उदाहरण नहीं है, तो आप ऐसा उदाहरण खोजिए इसमें जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर में कोई परिवर्तन नहीं आया होगा। जैसे यहाँ देखिए, कॉपर का ऑक्सीडेशन यहाँ +2 रहा होगा तो यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ पे आयरन का, यहाँ पे देखिए, तो कुछ भी चेंजेस अगर हुआ है, लास्ट ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए बेरियम +2 में पहले भी था और +2 में अभी भी है। तो +2 से +2 कुछ भी चेंजेस, अगर ऑक्सीडेशन नंबर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है तो वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका रिडॉक्स रिएक्शन का उदाहरण नहीं है। बाकी आपका रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पोटेशियम 0 में था, यहाँ पे हो जाएगा आपका +1 में हो जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है आपका जो रूल के अकॉर्डिंग है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रूल। जो आपको मैं नियम पढ़ाया था, रूल पढ़ाया था कि कौन कौन सा रूल होता है। तो इसमें सबसे पहला रूल है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1। आपको बताया था, अगर हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल के साथ जुड़ा है तो +1 है, लेकिन वो मेटल के साथ जुड़ा होता है तो -1 भी जा सकता है, -1 भी जा सकता है। ऑलवेज +1 नहीं होगा, ये गलत है। हम +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। तो पहला ऑप्शन रॉन्ग है। दूसरा ऑप्शन देखिए, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर इज कंपाउंड 0। हाँ, ये सही है, सारे ऑक्सीडेशन नंबर 0 के बराबर होता है, मतलब पूरा जो एल्जेब्रिक होता है, जो सम होता है। तीसरा है, एन एलिमेंट इन द फ्री और द अनकम्बाइंड स्टेट। जब कोई एलिमेंट कंबाइंड नहीं है, जैसे O2 है, K है, Na है, तो इस केस में क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा बोला था, ऑक्सीडेशन स्टेट। बिल्कुल ये भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। और ऑप्शन डी चेक करते हैं, इन ऑल इट्स कंपाउंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज -1। बिल्कुल सही है, फ्लोरीन -1 शो करता है, किसी भी कंपाउंड में आप ले लीजिए। तो 4 ऑप्शन में आपका 3 ऑप्शन सही है, बी, सी और डी। लेकिन ए ऑप्शन गलत है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है +1 भी जा सकता है और -1 भी जा सकता है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा, इस नियम को, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो अभी आपको बताया फास्फोरस का +5 होता है, MnO4 का +7 होता है। आपको मैं निकाल के भी दे दिया हूँ। F2 और H2O2 में आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का निकालना है, तो क्या होता है आपका -1 +2 और -1 होता है, ठीक है। और ये जब चेक करेंगे तो पूरे में इसका ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट क्या होता है, +6। यहाँ पे मैं पूरा सॉल्व करके दे दिया हूँ, ये देखिए, ठीक है। +2 और -1 होता है, बताया हूँ अभी आपको। और इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में अपने आप को फील मत करिएगा, इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ तो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, एकदम ईजी लैंग्वेज में है ये, ठीक है। अगर मैं पूरा इंग्लिश में पढ़ाता तो आपके लिए दिक्कत हो सकता था, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बाइलिंगुअल आपके लिए दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ऑक्सीडेशन स्टेट का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं आपको बता दूं कि आप प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे। कुछ को बच्चे पूछ रहे थे सर कौन से बुक से पढ़िएगा, तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ बुक्स आपको बताता हूँ। आपके पास अगर नीट का क्वेश्चन होगा, नीट, ठीक है, नीट का जो होता है आपका 40 से 45 साल के बुक होता है। मैं आपको पर्सनल, मुझे टेलीग्राम में कमेंट कीजिएगा, अगर आप टेलीग्राम में नहीं जुड़े होंगे तो पिनाकी करके हमारा टेलीग्राम, पिनाकी @ करके टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। इस चैनल में आप नंबर ले लीजिएगा, वहां से कमेंट करिएगा, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा नीट का बुक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कमेंट नहीं भी करते हैं तो क्योंकि मेरा मकसद आपको तैयारी करवाना है नीट का। और क्लास 11 का एक बहुत अच्छा बुक है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये मैं शेयर करूंगा। आपको सॉल्व करना है और डाउट होगा तो उसको फोटो क्लिक करके आप पर्सनल कमेंट कर सकते हैं, भेज सकते हैं ग्रुप में, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सर हमको भेजना चाहिए टेलीग्राम में कुछ क्वेश्चन पोस्ट करना है, तो मैं उसको अलाउ कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे अ, जो तैयारी नहीं भी करते रहते हैं वो लोग ग्रुप में जुड़ जाते हैं करके मैं उस ग्रुप में अलाउ नहीं किया हूँ, ठीक है। तो जो बच्चे प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, जिनको वाकई में जरूरत है, वैसे लोग जुड़े करके मैं उसमें अलाउ नहीं करता हूँ। अदरवाइज क्या होता है, ग्रुप में बहुत कचड़ा, इधर उधर कुछ भी क्वेश्चन पूछते रहते हैं, वो सारी बातें आपको करना नहीं है, ठीक है। और आप देखते भी है कि मैं बहुत ज्यादा आपके इंसिस्ट नहीं करता कि एकदम सब्सक्राइब करो जो करो। आपको तैयारी करना है, आपको अगर सही प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो आप वहां से तैयारी करना शुरू कीजिए। कोई भी आपको प्लेटफॉर्म गलत नहीं होता है।
अब बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए। पेड, कई बच्चे पूछ रहे थे सर पेड क्लास है क्या, तो अभी कोई पेड क्लास हमारा चालू नहीं हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए फ्री में वीडियो अपलोड करें, फ्री में आपको दें, और जो डाउट है, जो चैप्टर आपको पढ़ना है, उसको मैं बिल्कुल शुरू करूंगा। रैंडम शुरू नहीं किया था मैं, एक्चुअली में सॉलिड स्टेट आपको पढ़ाया था। मेरे को लगा था कि वो सिलेबस में है, लेकिन मैं अगली वीडियो में बात करूंगा जो नया सिलेबस शुरू आया है, जो नया क्लास 11th और 12th का जो गवर्नमेंट द्वारा जो सिलेबस आपका दिया हुआ है। हो सकता है कि गवर्नमेंट इस साल उस नए सिलेबस के पैटर्न में एग्जाम लेना शुरू करे या एग्जाम ले, क्योंकि वो पिछला सिलेबस को हटा दिया है। तो हम अब उन्हीं टॉपिक में ज्यादा फोकस करेंगे जो आपके ऑलरेडी में इस साल जो नया सिलेबस चेंज हुआ हुआ है, उसमें जो आपका क्वेश्चन या जो आपका टॉपिक्स हैं उसको लेके बात करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको, हाँ, और एक कमेंट आया था कि किसी अभ्यर्थी का कि सर अलग अलग सिलेबस को अलग अलग डिस्कस कीजिए, ऑर्गेनिक का अलग कर दीजिए, फिजिकल का अलग कर दीजिए और इनऑर्गेनिक का अलग कर दीजिए। तो मैं बिल्कुल उसको करूंगा, उसकी बातों को मैं कंसिडर करूंगा कि सही में है कि अलग अलग सिलेबस कंसिडर, जो सिलेबस है उसको डिस्कशन कर देते हैं। तो उसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर्स हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर है, और फिजिकल केमिस्ट्री में आपके अंतर्गत, क्योंकि ये अलग अलग पार्ट से आता है, 20 नंबर का ये आएगा, नया सिलेबस अगर होगा तो 20 नंबर का ये आएगा, और वैसे इनऑर्गेनिक जो है आपका 20 नंबर का आएगा। तो इस तरीके से मैं तीनों सिलेबस को डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद अब मैं सोच रहा था कि स्टार्टिंग से आपको पढ़ाऊं, क्योंकि ऐसा इधर उधर होता है तो दिक्कत होता है। स्टार्टिंग से आपका जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं हैं, वहां से लेके चलेंगे। बहुत अच्छा अच्छा टॉपिक अभी बचा हुआ है, आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को फॉलो करते रहिए, लेक्चर देखते रहिए। मैं बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपके लिए लाऊंगा। ठीक है, आप देखते भी होंगे मैं बहुत प्रेजेंटेशन थोड़ा सा एकदम ज्यादा इधर उधर हौच पौच नहीं रहता। ठीक है, आपके लिए ये नोट्स भी मैं आप दे दूंगा, बोला हूँ ग्रुप में मैं डाल देता हूँ आपके लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बने रहिए वीडियो में और अपनी तैयारी जारी रखिए।